और अब खबर विस्तार से। गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी विभाग का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। ओपीडी सेवा से महाराजगंज, बलिया, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर के लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ किया गया, जिस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही। सीएम योगी ने लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए हैं, हर एक कवायद स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने हो, चाहे अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, ओपीडी का शुभारंभ हो, तमाम कवायद प्रदेश सरकार लगातार कर रही है, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं आगे बहाल हो सके। श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज परिणाम क्या है? गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी के कगार पर था, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हो गई। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। दो प्रकार के लाभ होंगे। एक, आयुष पद्धति से किसानों को, आम नागरिक को जोड़ने के लिए क्या कार्य होगा? कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस आसपास के क्षेत्र में उगती हैं, उसका कलेक्शन यहां के नागरिकों के द्वारा होगा, तो उनकी अतिरिक्त आय होगी। खेत में अगर हर्बल पद्धति से आप खेती करना प्रारंभ करेंगे और हर्बल खेती करना प्रारंभ करेंगे, तो उसका परंपरागत धान, गेहूं से ज्यादा दाम आपको मिलेगा और उसका सेंटर या आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, जहां पर किसान अपनी उपज को लेके आएगा या खरीदेगा और किसान को उसका कई गुना दाम देगा। किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। जब विश्वविद्यालय यहाँ पे पूरी तरह काम करने लग जाएगा, तो अगल बगल बहुत सारे लोगों को नौकरी, रोजगार और साथ साथ अपना व्यवसाय करने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। यानी एक विश्वविद्यालय सैकड़ों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार तो लेके आता ही है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बन जाएगा। कहीं पे लोग आयुर्वेदिक पद्धति से जड़ी बूटियों को उगाने का काम करेंगे, औषधीय पौधों, औषधीय खेती करना प्रारंभ करेंगे। कहीं पर उन्हें व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को दुकान लगाने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को आयुष विश्वविद्यालय में नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुंडों, माफियाओं के जरिए गरीबों की जमीनों को कब्जा किया गया। इन कब्जा करने वाले लोग अपनी गिरबान में झांक कर देखे। इनकी सरकारों में गरीबों का शोषण हुआ, गरीबों की जमीनें कब्जा की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के साथ है। कानपुर देहात की घटना में जो लोग भी दोषी हैं, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के स्तर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चले गए हैं, जो अब हम आपके बीच में नहीं है, उस पर व्यक्ति के नाते मैं भी गहरा शोक, दुख व्यक्त करता हूं। सरकार भी उस विषय को लेकर के दुखी है, लेकिन सरकार की मंशा किसी गरीब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का नहीं है।
विपक्ष की ओर से सपा हो, कांग्रेस हो, इन लोगों की ओर से जो सवाल उठाया जा रहा है वह सवाल केवल गुंडों और माफियाओं को बचाने वाली भाषा है। गरीबों के साथ तो सरकार ही खड़ी है। ये जब सरकार में थे तो गरीबों का शोषण करते थे, गरीब की जमीन कब्जा करते थे। आज किसी की शिकायत के आधार पर जांच हुई, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग इस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो चले गए हैं जो अब हम आपके बीच में नहीं है, उस पर व्यक्ति के नाते मैं भी गहरा शोक दुख व्यक्त करता हूं। सरकार भी उस विषय को लेकर के दुखी है, लेकिन सरकार की मंशा किसी गरीब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का नहीं है। विपक्ष की ओर से सपा हो, कांग्रेस हो, इन लोगों की ओर से जो सवाल उठाया जा रहा है वह सवाल केवल गुंडों और माफियाओं को बचाने वाली भाषा है। गरीबों के साथ तो सरकार ही खड़ी है। ये जब सरकार में थे तो गरीबों का शोषण करते थे, गरीब की जमीन कब्जा करते थे। आज किसी की शिकायत के आधार पर जांच हुई, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग इस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। वहीं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। अयोध्या के समस्त परीक्षा केंद्र पर स्लिप भी चस्पा कर दी गई है। आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या में कुल 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 12 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर एक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ एक बाहर के केंद्र व्यवस्थापक भी तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और इसके साथ साथ जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को राज्य स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से भी जोड़ा गया है। उनका कहना है कि हमारी सभी केंद्रों की परीक्षाएं 100% मानकों पर खरी उतरेंगी। परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं हमारे यहाँ और इसको 12 सेक्टर में विभाजित किया गया है और हर केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो मतलब अधिकारी होते हैं विभागों के, वो तैनात किए गए हैं और एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी तैनात किया गया है। तो इस तरह से एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत और कई लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी के अंतर्गत उत्तरदायित्व करते हुए ये व्यवस्था की गई है और ये हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे जनपद की जो परीक्षा व्यवस्था है वो 100% मानकों के अनुरूप होगी और किसी भी परीक्षार्थी को, किसी अभिभावक को किसी तरह की दिक्कत ना हो पाए, इसके लिए भी हम। वहीं गाजीपुर दौरे पर सपा महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी के लोग बुलडोजर पर ताली बजा रहे थे। कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और उसकी मां की झोपड़ी में बुलडोजर चला दिया गया और उनकी मौत हो गई। बीजेपी का मंत्रिमंडल उस समय लखनऊ में जश्न मना रहा था। कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और उसकी माँ एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी पर भी बुलडोजर चला करके कुचल दिया गया है और मौत हो गई। और जब मौत हुई है उसके बाद आपने देखा है कि लखनऊ में पूरा मंत्रिमंडल जश्न मना रहा था। कोई भी मंत्री शोक संवेदना देने भी नहीं पहुंचा है। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर के नाम पर, केवल ये बुलडोजर के नाम पर विपक्ष को जो धमकाने का काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष को बर्बाद करने का काम। वहीं कानपुर देहात मामले के बाद सपा नेता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रोका जा रहा है। इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कानपुर की घटना है पांडे जी, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर कोई भी विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अगर जाता है तो उसको रोक दिया जाता है और ऐसा ही कानपुर घटना में भी देखने को मिला। क्यों करते हैं? एक नई परिपाटी लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कुछ अधिकारी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। चुने हुए विधायक जो जनता से चुन करके आते हैं, अगर कोई घटना घट गई
उस घटना की जानकारी लेने जा रहे हैं, उस पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं, उनको सहारा देने जा रहे हैं, तो इन अधिकारियों को क्या दिक्कत हो जाती है? क्यों हम लोगों को जगह जगह पर रोकते हैं? आखिर हम वहाँ चले जाएंगे, उस पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाएंगे, उसके साथ खड़े होंगे। अगर कहीं कुछ प्रशासन उनके साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा है तो हम उस बात को वहाँ कम से कम अंकुश लगाएंगे या आकर के अपनी पार्टी को बताएंगे। पार्टी उसको उस फोरम पर रखने का काम करेगी। लेकिन एक ये ठीक बात है कि एक परिपाटी बना दी गई है कि जहाँ डेलीगेशन जाएगा वहीं डेलीगेशन को रोका जाएगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में मनोज पांडे जी, जो कि लगातार कह रहे थे कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, खास करके जो कानपुर घटना में डीएम हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और जो उनकी तमाम मांगे हैं, जो पीड़ित परिवार है, जो ब्राह्मण परिवार है जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, जहाँ एक माता और एक बहन का जल कर दूधू करके जल गई, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसा मनोज पांडे जी मांग कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं और जो तमाम लोग हैं, उनकी भी सेम मांग है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। और आपको बड़ी खबर बता दें, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। 2 साल की सजा मिलने के बाद सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद अब उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। 2 साल की उन्हें सजा सुनाई गई है। 2 साल के लिए उनको सजा सुना दी गई है, जिसके बाद उनकी अब सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। विधानसभा ने अब्दुल्ला आजम की सीट अब खाली घोषित कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इसके कयास लगाए जा रहे थे। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम की 2 साल की सजा के बाद अब उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। सदस्यता रद्द होने से अब लगातार उन पर शिकंजा कसेगा। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है। दो साल की सजा उन्हें सुनाई गई है, और जिसके बाद अब अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। लगातार इसके कयास लगाए जा रहे थे। विधानसभा ने अब अब्दुल्ला आजम की सीट खाली घोषित कर दी है, रिक्त वो सीट घोषित कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। भाजपा जब विपक्ष में होती है तो वो महंगाई, किसान, नौजवान के लिए कभी आंदोलन नहीं करती। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को हमेशा उठाती रही है, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रही है। इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं मुकदमे भी दर्ज होते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं मुकदमों को पैरवी माननीय न्यायालय में करके समाजवादी पार्टी के विधायकों की सदस्यता को रद्द कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ेगी, जनता की आवाज को उठाती रहेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता निरस्त हुई है, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। माननीय अब्दुल्ला आजम उस फैसले को माननीय न्यायालय में चुनौती देंगे। भाजपा जब विपक्ष में होती है तो वो और ये बड़ी खबर, क्योंकि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें सजा सुनाई गई है, 2 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है, जिसके बाद अब विधानसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा ने इसकी घोषणा कर दी है। उनकी अब सीट खाली कर दी गई है, रिक्त रहेगी वो सीट। अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई है। विधानसभा ने अब्दुल्ला आजम की सीट खाली घोषित कर दी है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की लगातार कयास लगाए जा रहे थे। ये बात सामने आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से अब्दुल्ला आजम के लिए लगातार कयास लगाए जा रहे थे, आजम परिवार के लिए शिकंजा कसने की तैयारी प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही थी। और इसके साथ साथ ये बड़ी खबर, क्योंकि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
और कासगंज से अब खबर, जहां विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कासगंज जेल उन्हें शिफ्ट किया गया है। चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में उन्हें लाया गया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्हें किए गए हैं, इंतजाम कर दिए गए हैं। उन्हें अब कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। पहले चित्रकूट जेल में वो थे, चित्रकूट जेल से उन्हें कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जिला कारागार के मेन गेट पर पीएसी भी तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे कासगंज से, जहां आप काफिला देख सकते हैं जो कि लेकर के पहुंचा है अब्बास अंसारी को कासगंज जेल। अब कासगंज जेल क्योंकि उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। पीएसी की भी तैनाती की गई है। मेन गेट पर, जिला कारागार की गेट पर पीएसी तैनात, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कासगंज से तस्वीरें, जहां जिला कारागार में मेन गेट पर तैनात की गई है पीएसी। विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कासगंज से, जहां चित्रकूट जेल से अब शिफ्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़ी इंतजाम के बीच जेल में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इसी के बीच जिला कारागार के मेन गेट पर भी पीएसी की तैनाती की गई है, जिसके तहत विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अब्बास अंसारी पहले चित्रकूट जेल में बंद थे, जिसके बाद उन्हें चित्रकूट जेल से लेकर कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया है। जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच ये शिफ्ट किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।